ओके, तो हमने ड्राफ्टिंग टॉपिक को शुरू कर दिया था और इस ड्राफ्टिंग में हमने 3 स्टेजेस का जिक्र किया है, हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। हेडिंग सब हेडिंग को कैसे अरेंज करना है हमने सैंपल देख लिया है। पॉइंट इसमें था डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। डेवलपमेंट ऑफ आइडिया बेसिकली क्या है कि हम लोग टेक्स्ट को, अब जो एक्चुअल में राइटिंग करनी है, हेडिंग सब हेडिंग तो एक तरह से इंडिकेटर्स हो जाते हैं कि पैराग्राफ के अंदर आना क्या है। हेडिंग बेसिकली क्या है, एक तरह का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि पैराग्राफ के अंदर क्या आ रहा है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, आइडिया डेवलप किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया। और आइडिया डेवलप करना कैसे है, स्टेप वाइज, थीमेटिकली। पहले इंट्रोडक्शन होती है, फिर थोड़ी बैकग्राउंड बताई जाती है, देन वी स्टार्ट टेलिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिर कुछ उसकी एप्लीकेशंस बताते हैं, फिर एडवांटेजेस बताते हैं, डिसएडवांटेजेस बनाते हैं, कंक्लूजन करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें, आप डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस तरह का मुद्दा हमने ले लिया है, किस तरह की ट्रीटमेंट की उसको जरूरत है। तो डेवलपमेंट ऑफ आइडिया बेसिकली इज लिंक्ड विद द सब्जेक्ट मैटर विच इज इन टर्न लिंक्ड विद द टॉपिक ऑफ द राइटिंग, द प्रॉब्लम एट हैंड, और अकॉर्डिंगली हम उसको डेवलप करते हैं। पॉइंट ये है कि हमारे पास जब भी हम डेवलपमेंट ऑफ आइडिया करते हैं तो वी नीड टू हैव लॉजिकल रिलेशंस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ एन आइडिया। ये लिख लें एक पॉइंट इसमें, डेवलपमेंट ऑफ आइडिया में देयर शुड बी लॉजिकल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, there should be logical relation between different parts of our writing, there is a sequence, agla sentence, there is a sequence in writing connecting the main points. The written material is further organized in paragraphs. The written material is further organized in paragraphs. Full stop. Each paragraph of the writing should have its own topic sentence. Each paragraph should have its own topic sentence. There must be transitional words and phrases. There must be transitional words or phrases to connect different ideas in a paragraph. To connect different ideas in a paragraph. So as to present the whole idea in a logical manner. So as to present the whole idea in a logical manner. बन जाएगी बात। मतलब जो पिछले बार हमने ड्राफ्टिंग शुरू कर दिया था उसके 3 स्टेप आज कंक्लूड होते हैं। यहाँ हेडिंग सब हेडिंग की क्या जरूरत है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। देखिए, देयर इज नो नीड फॉर हेडिंग इन ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट। मेरा पैराग्राफ ही छोटा सा है, ऐसे ही एक पन्ने का है, सिंपल आइडिया है। सिंपल आइडिया माने एक ही आइडिया, एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं या एक ही चीज एक बार बोल रहा हूं, तो उसमें हेडिंग सब हेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हेडिंग सब हेडिंग चाहिए जब आइडिया हो कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल एंगल्स के साथ बोलना है, तभी हम उसको हेडिंग सब हेडिंग में बांटते हैं। ऐसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं ना। तो हेडिंग और सब हेडिंग करते क्या है, दे मेक इट इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड अ कॉम्प्लेक्स आइडिया, because heading subheading basically organize a complex idea thematically.
इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, हर एक को हेडिंग दे देंगे। तो अगर वो पूरा मैटर नहीं भी पढ़ रहा, सिर्फ हेडिंग हेडिंग भी देख लेता है, तो उसको एक रफ आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज एक्चुअली द राइटिंग इज अबाउट। समझ रहे हैं? तो एक दो लाइनें लिख देनी इसमें, लिख दीजिए। देयर इज नो नीड फॉर हेडिंग्स फॉर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स। देयर इज नो नीड फॉर हेडिंग्स फॉर अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट। Importance of heading, subheading. There is no need for headings or subheadings in a short document. But if the piece of academic writing is long and complex, and has more than one idea and paragraphs, headings should be provided. Headings should be provided. Full stop. Headings help the reader to grasp. Headings help the reader to grasp the overall idea of the writing. The overall idea of the writing, and the headings also help the writer to organize. Headings also help the writer to organize his or her writing logically. Full stop. Well structured headings and subheadings make it quite easy to understand the written text. Full stop. Headings are considered building blocks. Whereas subheadings are like roadmap. Subheadings are like the roadmaps. Subheadings provide the right track. Subheadings provide the right track to both the reader and the writer. Right track to both the reader and the writer. The writer, next point, the writer should organize his notes. The writer should organize his notes in a sequence to provide a logical connection in the progression of ideas. Logical connection in the progression of ideas. One paragraph ideally, IDEALLY, one paragraph ideally contains one idea in it. One paragraph ideally contains one idea in it.
a separate subheading within a heading, a separate subheading within a heading generally should continue the main idea given in the main heading. Should continue the main idea given in the main heading so as to follow the unity of a principle of unity, so as to follow the principle of unity. Full stop. Writing should present the contents in a logical, straightforward sequence. Writing should present the contents in the logical, straightforward sequence so that the writing appears fluid. So that the writing appears fluid. Fluid, तरल. By the right use of transitional words and phrases. By the right use of transitional words and phrases. Full stop. This is what we can sort of assume about, or this is what we can say about ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग, तो ड्राफ्टिंग में हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली आइडिया को डेवलप कर रहे हैं. माने मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, जहां इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग सब हेडिंग है, उसके साथ डेवलपमेंट ऑफ आइडिया भी करना. लॉजिकल होना चाहिए, और इसमें जो मुख्य नियम है वो क्या है? एक पैराग्राफ में एक ही टॉपिक या एक ही आइडिया एक्सप्रेस किया जाता है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देते हैं. ठीक है जी. तो ये हमारा मेन रहता है. और एक पैराग्राफ को या एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ लॉजिकली लिंक करना है. जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, तो सीधी सी बात है, पहले मुझे एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिफाइन करना है, फिर मुझे बताना है कि पॉल्यूटेंट क्या होता है, फिर मुझे बताना है कितनी तरह का एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, फिर मुझे हर एक पोल्यूशन के टाइप को एक्सप्लेन करना है. जैसे हमने एकेडमिक राइटिंग पढ़ना शुरू किया, तो पहले मैंने बताया राइटिंग क्या है, फिर बताया एकेडमिक क्या है, फिर एकेडमिक राइटिंग बताया, फिर उसके टाइप्स बताए, हर एक टाइप को फर्दर एक्सप्लेन किया, हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए, कंपैरिजन किया. तो मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस में चले. अब मैं डायरेक्ट पहले आपको कंपैरिजन थोड़ी करा सकता हूँ, डायरेक्ट आपको टाइप्स थोड़ी बता सकता हूँ, पहले डिफाइन तो कीजिए. तो जब भी आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई खुद भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे या यहाँ पे प्रेजेंटेशंस आप देंगे, तो आपने यही चीज ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले क्या है, कहाँ से आया, इतिहास क्या है. टॉपिक पे भी डिपेंड करता है, हर बार इतिहास की जरूरत नहीं होती, कुछ बार ऑब्वियस टॉपिक्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब लिखना भी उस तरह से ही है. हमने एक लॉजिकल सीक्वेंस में लेके चलना है, थीमेटिकली अरेंज करना है. हेडिंग सब हेडिंग का बनाने का मतलब ये है कि बिखरी हुई इंफॉर्मेशन को हमने ढाला, आउटलाइन बना दी उसकी, कि भैया ये सीक्वेंस या ये ऑर्डर है, ये मैपिंग है, ये रोड मैप है. ठीक हो जाएगा. फिर इसके बाद आता था रिवाइजिंग. थर्ड मेन स्टेप जो था दैट वाज रिवाइजिंग. हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते, आप लिख सकते हो ये चीजें. ये हमारे सिलेबस में भी जैसे हमें कैसे बताया गया, पहले जब सॉफ्ट स्किल का जिक्र किया तो पहले बताया कि व्हाट आर स्किल्स, फिर सबसे बेसिक स्किल बताया लिसनिंग, फिर अगला स्किल बताया टीम वर्क. मतलब हर चीज को थीमेटिकली अरेंज किया जाता है. आपने जब आप अपनी जिंदगी को देखो तो सबसे पहले प्राइमरी कक्षा में सिखाया गया आपको वर्णमाला ABC, फिर शब्द बनाना, फिर शब्द जोड़ना,
फिर छोटे छोटे वाक्य बनाना, फिर बड़े वाक्य बनाना। उन्होंने तो सब कुछ सिखाया, आप सीखे गए नहीं वो अलग बात है, पर सीक्वेंस में सिखाया ना सब कुछ। तो वो सारी चीज वैसे ही चल रही है। अच्छा, ये रिवाइजिंग स्टेज क्या है? अब देखिए, लिखते हुए तो हम कई बार ना जॉट डाउन कर देते हैं आइडियाज, लिख दिया फटाफट, अरेंज कर दिया, लिख दिया, बट हमारा ध्यान गलतियों की तरफ नहीं है। वहां हम सिर्फ डेटा कलेक्शन, अरेंजमेंट उसमें उलझे हुए हैं। फिर इसको जब एक बार ड्राफ्ट अरेंज हो गया, सारा आपका मैटर अरेंज हो गया, फिर आप करोगे रिवाइज। फिर आप पॉइंट 1 से लेके एंड तक चलोगे, A to Z उसको देखोगे, और उसमें क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक चेंजेस। तो उसको हम बोलते हैं, पहला स्टेप हो जाता है मेकिंग चेंजेस। ये रिवीजन का पहला स्टेप है, मेकिंग चेंजेस। चेंजेस किस किस में कर सकते हैं? लॉजिक में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट में, अप्रोप्रिएटली चेंजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस, ग्रामर, सब कुछ ही बदला जा सकता है। जो भी आप बदलना चाहो अभी आपके पास ही है, चेंज कर सकते हो। कोई गलती दिखती है तो क्या करोगे? करेक्टिंग, उसको करेक्ट करोगे। इसमें फॉल्ट को, डिफेक्ट को, एरर्स को रिमूव किया जाता है, मिस्टेक्स को अमेंड किया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटाई जाती हैं, या कोई ऐसी वर्ड या सेंटेंसेस है जो आपको लग रहा है कि डबल मीनिंग हो रहे हैं या रीडर को प्रॉपर्ली समझ नहीं आएंगे। वर्ड्स ऐसे रहते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, उनके कुछ अर्थ, कुछ कॉन्टेक्स्ट में कुछ और अर्थ है, या जार्गन कोई वर्ड बीच में ऐसा आ रहा है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, चेंज करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, करेक्टिंग में कर लेंगे। एंड ये दोनों करके फिर क्या होगी? फिर इससे लिखना है, फिर रीराइटिंग। मेकिंग चेंजेस किस किस में चेंज किया? लॉजिकल अरेंजमेंट में, ग्रामर में, वर्ड स्ट्रक्चर में, सेंटेंसेस में, आर्ग्यूमेंट्स में, जो भी चेंज करना चाहो। हो सकता है आपको पहला चैप्टर पहली जगह पे ठीक नहीं लग रहा, यार एक्सप्लेन अच्छे से नहीं हो रहा, दूसरे नंबर पे लेके आओ क्योंकि लॉजिक में नहीं है, वो सारी चेंजेस कर सकते हो। फिर करेक्शंस करोगे, करेक्शंस भी हर तरह की हो जाएंगी, और उसके बाद यू विल रीराइट इट। रिवीजन में माने ये 3 स्टेप्स होंगे। बुक में दे रखा है बड़े अच्छे से, मैं बड़ी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि बेसिक की बात है। सीधी बात है ना कि आपने उसमें चेंजेस की, करेक्शंस की, और फिर दोबारा से लिखा। नॉर्मली ये काम हम करते हैं आजकल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की सहायता से, तो कागज पे लगे लिखने दोबारा, तब तो काम हो गया। तो अब इजी हो गया है, लिखा हुआ होता है आपने, आप उसकी कॉपी बना लेते हो एक, या उसी में आप चेंजेस करते रहते हो। ठीक हो जाएगा जी। रिवीजन में मेकिंग चेंजेस, करेक्टिंग, रीराइटिंग, उसके बाद भी कमी ना रह जाए। लास्ट स्टेज पे आ जाती है एडिटिंग। कौन कौन से थे? हाँ जी, इम्प्रूविंग और हाँ रिमूविंग एरर्स, प्रूफ रीडिंग एंड पॉलिशिंग। Removing errors, proofreading and polishing. These are actually the steps of editing. कौन करेगा editing? Editing is basically the task of a professional. First level पे तो editing researcher खुद ही कर लेता है, and then the supervisor. सुपरवाइजर कौन रहता है? वो ऑथराइज्ड पर्सन जिसके बिहाफ पे या जिसके सुपरविजन में रिसर्च हो रही है। जैसे अगर आप एकेडमिक रिसर्च करोगे तो कोई ना कोई आपका सुपरवाइजर रहेगा। रिसर्च पेपर तो आप खुद ही लिख रहे हैं, लेकिन रिसर्च का कोई हेड बना होता है जिसने आपको वो काम दिया है, या आपकी एजेंसी जिसने आपको हायर किया है। उससे पहले एडिटिंग की स्टेज पे हम लोग अपनी जो ड्राफ्ट तैयार होके आ जाएगा उसको हमने रिवाइज भी कर दिया एक बार। रिवाइज में हमने करेक्शन की, चेंजेस की, और उसके बाद उसमें रीराइटिंग कर दी। रीराइटिंग का मतलब क्या था कि जो हमारा ड्राफ्ट रेडी हुआ था उसको हमने दोबारा लिख के सेट कर दिया, और उस प्रोसेस को, रीराइटिंग वाली प्रोसेस को, या कह लीजिए जो हमारी रिवीजन वाली स्टेज है, उसको 2-3 बार दोहराना पड़ता है। मतलब जरूरी नहीं कि पहला ही ड्राफ्ट बन जाएगा और रेडी हो जाएगा। इट माइट बी सेकंड, इट माइट बी थर्ड, यूजुअली 3 ड्राफ्ट तो लग जाते हैं। तीसरा ड्राफ्ट जब फाइनल बन गया, आपने लिख दिया कि यार ये मटेरियल अरेंज हो गया, उसके बाद भी एक स्टेप से उसको गुजरना है, वी कॉल इट एडिटिंग। और एडिटिंग में क्या करेगा वो? लिख दें, एडिटिंग इज रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग द ड्राफ्ट। एडिटिंग इज रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग द ड्राफ्ट
after it has been finalized. After it has been finalized. Full stop. The researcher has to make sure, the researcher has to make sure that there are no grammatical or factual mistakes left. There are no grammatical or factual mistakes left, and if any mistake is detected, D-E-C-E-T-E-D, detected, it should be removed. It should be removed. And it is to be ensured that, it is to be ensured that the final draft is well organized, comma, transitions between paragraphs are smooth, transitions between paragraphs are smooth, and supporting evidences are valid. Supporting evidences are valid. ठीक हो जाएगा जी। ये जो 3 स्टेप है ना बच्चे, इनको कहीं भी किया जा सकता है। किस किस लेवल पे? एडिटिंग कैन बी डन एट द लेवल ऑफ, नेक्स्ट लिखिए, एडिटिंग कैन बी डन एट द लेवल ऑफ, मैं स्टेप वाइज नहीं, पूरा नहीं लिखवा रहा हूं, शॉर्ट में बताता हूं आपको चीजें, बाकी डिटेल्स मिलेंगी बुक में। एडिटिंग कैन बी डन एट द लेवल ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु, कॉमा ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसको भी एडिट किया जा सकता है। थर्ड कुड बी सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, आपने कॉमा कॉमा लगा के लिखते जाना, कंटेंट कॉमा ओवरऑल स्ट्रक्चर कॉमा सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज comma clarity, comma style, and correct use of mechanics and spelling, and correct use of spellings and mechanics. Mechanics means simply grammar, like subject, verb, agreement, punctuation, homophones, homonyms, etc. Spellings are very important. एडिटिंग में वो सारी गलतियां हमें रिमूव करनी, ठीक बन जाएगी जी बात। फिर जो प्रोफेशनल एडिटिंग होती है उस पे आते हैं। प्रोफेशनल एडिटिंग में बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड पर्सन डज दिस जॉब। कौन सी फील्ड है जहां सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी? जहां भी राइटिंग इन्वॉल्व है। तो जैसे देखिए ना, जो वहां डे टू डे राइटिंग होती है, वैसी एक फील्ड है मीडिया। कौन सा मीडिया? प्रिंट मीडिया। एक होता है प्रिंट मीडिया, ठीक है जी, जहां लिखने वाले अखबार छपेगा, मैगजीन छपेगा, प्रिंट जहां होता है। तो जहां प्रिंटिंग है वहां राइटिंग है, राइटिंग है तो वहां पे कौन बैठे होंगे? एडिटिंग करने के लिए, और उस पर्सन की टाइटल होती है एडिटर, संपादक। हिंदी में क्या बोलते हैं? संपादक। हो सकता है वो खुद भी लिखता हो, बट मैक्सिमम उसका काम है कि जो लिखा हुआ काम है उसको उसने एडिट करना है, ठीक करना है, संपादन करना है, उसको कंपाइल करना है, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, करेक्शन करना। दे दो दे दो दे दो, दरवाजा बंद कर देना बच्चा। उसको एडिट करना है, उसको करेक्ट करना है, ये काम किया, ठीक है जी। एडिटर करता है, पर एडिटर खुद भी कितना की कर लेगा? अरे एक बंदा कितने पेज पढ़ लेगा दिन में? तो उसने उस काम को करने के लिए कौन होते हैं उसके पास? सब एडिटर। सब एडिटर मतलब एक तरह से उसके जूनियर्स हो गए। मतलब कि जो भी रॉ डेटा आएगा, रॉ खबर आएगी, रॉ न्यूज आएगी, रॉ आपने आर्टिकल लिख के दे दिया मैगजीन के लिए, लेकिन बीच में स्टूडेंट एडिटर बैठा है, वो उसको एक बार पढ़ेगा कि कुछ सेंस बननी है, फिर मैं पढ़ूंगा,
कि यार इम्पैक्ट को गड़बड़ तो नहीं रहेगी, फिर छप जाएगा। तो वो स्टेप्स क्यों बनाए हैं? गलतियां चेक करने के लिए। सब एडिटर, एडिटर, एंड देन इट गोज इनटू पब्लिशिंग और प्रिंटिंग। क्या करेंगे वो लोग? रिमूविंग एरर्स, प्रूफ रीडिंग एंड पॉलिशिंग। ठीक है जी। होता क्या है रिमूविंग एरर? तो नाम से पता चल रहा है, एरर मतलब गलती, रिमूव मतलब रिमूव करना। ये होते हैं हेडिंग। नाम से ही आइडिया लग रहा है कि हमें इसमें क्या कंटेंट देना है, तो लिख सकते हैं। छोटा मोटा लिखना है तो इन एडिटिंग, in this stage, in editing comma in this stage, the text of the writing is reviewed and revised. The text of the writing is reviewed and revised to remove errors related to content, language, grammar. Related to content, language, grammar. Overall structure is checked in. Second, overall structure is checked. Sentence structure and arrangement of paragraphs is checked. The writer tries to improve the logic, organization of argument, sentence structure, word choice, grammar. कुछ भी आप ये जनरल दो चार चीजें लिख दें। देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, कंटेंट, लैंग्वेज, एवरीथिंग विल बी चेक्ड एंड एरर्स इफ फाउंड विल बी रिमूव्ड। सिंपल लाइनें आप चला सकते हैं, एरर्स इफ फाउंड विल बी रिमूव्ड। आप देखो यहां पे काम राइटर खुद भी कर लेगा। अगर प्रोफेशनल एडिटर से चेक करवाता है तो वो फीस चार्ज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी ने गलतियां ढूंढना फीस। पर आजकल क्या हो गया है कि एडिटर्स की बजाय हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आप गूगल में टाइप करते हैं तो गलतियां साथ साथ बता देता है, तो वो किसका काम कर रहा है? अब कल ही मैंने फीचर पढ़ी, गूगल में नई फीचर आने वाली है, आ गई हो शायद, इंट्रोड्यूस कर दी उन्होंने। उसको बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ रेड मिलेगा। प्रूफ रीड, प्रूफ रीडिंग, वो है ना ये प्रूफ रेड, थर्ड फॉर्म, मतलब कि एडजेक्टिव के सेंस में कि वो डॉक्यूमेंट कैसा आएगा? ऑलरेडी उसकी प्रूफ रीडिंग हुई होगी। करेगा कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप डॉक्यूमेंट फीड कर दोगे, लोड कर दिया आपने, वो आपको बिल्कुल करेक्टेड फॉर्म में देगा कि यही इसका प्रूफ रेड वर्जन है। मतलब कोई भी एरर फ्री, कोई गलती उसमें नहीं होगी। कौन कर रहा है? एआई यानी कि सॉफ्टवेयर कर रहा है उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, कोई पर्सन नहीं कर रहा। मतलब इस स्टेप को कौन कर रहा है? फिर कंप्यूटर। ठीक है जी। प्रूफ रीडिंग में वैसे करते क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग, it is the most important stage in the process of editing. It is a way of catching errors. गलतियां पकड़ने का तरीका है ये। It is a way of catching errors before final printing. Before final printing. The main focus is to find out errors related to grammar, punctuation or spellings. Grammar, punctuation or spellings. Proofreading can be perfected by practice. Proofreading can be perfected by practice. कि प्रैक्टिस करके इसको परफेक्ट बनाया जा सकता है। इनिशियली बड़ा टाइम लगता है, पर जैसे जैसे आप गलतियां अपनी ढूंढना सीख जाते हो तो फिर करेक्ट तो फास्ट हो जाती है प्रोसेस। ये भी एक स्किल है, प्रूफ रीडिंग भी एक स्किल है। इसकी ट्रेनिंग होती थी पहले, इसके लिए हम भर्ती करते थे लोग, रिक्रूटमेंट होती थी, ट्रेंड लोग होते थे जो प्रूफ रीडिंग करते थे। किताबें पब्लिश होनी है, मैगजीन्स पब्लिश होनी है, तो प्रूफ रीडर बैठ के पहले उससे चेक होगा, तब वो आगे जाएगा पब्लिशिंग। ठीक है। अब ये सारा काम कहां हो गया? टाइपिंग के टाइम ही सॉफ्टवेयर काफी कुछ बता देता है, पर फिर भी ये एडवाइस किया जाता है बाय द पीपल, बाय द रिसर्चर्स दैट वी ऑलवेज शुड गो फॉर प्रूफ रीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंट निकालें और उसको एक बार खुद मैनुअली पढ़ें,
क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे गलतियां नहीं दिखती हैं, जब वो प्रिंट होके सामने आएगा देन योर मिस्टेक, और आपको खुद देखेंगे कि यार ये शब्द रह गया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई बड़ी कंप्यूटर फ्रेंडली हमारी आंखें नहीं होती ना, वो तो चलो टूल बना दी हम यूज कर रहे हैं, स्क्रीन फ्रेंडली नहीं है हमारी बड़ी आंखें, तो प्रिंटेड कागज पे हम मिस्टेक ज्यादा बेटर ढूंढ पाते हैं, समझ गए? तो ये एडवाइज होता है दैट वी ऑलवेज टेक अ प्रिंट एंड प्रूफ रीड इट, प्रूफ रीड करें उसको। अच्छा, इसमें एक और लिख लें, वेरियस करेक्शन सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस आर यूज्ड, various correction symbols and abbreviations are used to mark errors found in the text, to mark errors found in the text of writing, found in the text of writing while proofreading it. While proofreading it. ठीक है जी, कुछ पॉइंट्स जैसे क्या क्या करना चाहिए, और ये काम आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग नहीं भी कर रहे, जो भी आप लिखते हो पेपर में तो पॉसिबल नहीं होता, पर घर पे अगर कोई कुछ लिखे, अभी जैसे पीपीटीज बनाने का काम चलाने वाले हैं, तो पीपीटी जब बनाएंगे तो एक बार स्क्रीन पे लिखा हुआ जोर से पढ़ना, देखो प्रूफ रीडर क्या करेगा, जोर से पढ़ेगा शब्द, सेंस समझेगा कि पंक्चुएशन कहां आनी चाहिए और कहां पे लगी है, वो बोल के पता चलता है एक्चुअल में कि भाव कहां जा रहा है। पहला पॉइंट उसको क्या करना होता है, द राइटर शुड रीड एवरी वर्ड अलाउड बट स्लोली एंड केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो उसको ध्यान में रखने हैं, द राइटर शुड रीड एवरी वर्ड अलाउड बट स्लोली एंड केयरफुली। सेकेंडली, he or she should read every sentence separately. Second point, he or she should read every sentence separately and must look for errors in spelling, grammar or punctuation. Third is, writing can be read backwards. His writing, या writing इसे लिखो, the writing can be read, R-E-A-D, backwards, starting from the last page. Fourth point, don't rely, R-E-L-Y, rely मतलब निर्भर होना, don't rely much on software used for spelling checking and grammar checking. Grammar checking and grammar checking, the software can make mistakes. आपको खुद भी चेक करना है, सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं बैठना है, सॉफ्टवेयर कैन मेक मिस्टेक्स। Fifth, if you are not sure about grammar or a spelling, look for a standard book of grammar or dictionary. If you are not sure about grammar or a spelling, you should use a standard dictionary or book of grammar. रूल नहीं पता ना बच्चे, तो रूल के लिए आपको ग्रामर की बुक भी कंसल्ट करनी पड़ सकती है या कोई डिक्शनरी भी ढूंढनी पड़ सकती है। बन जाएगी जी बात। पॉलिशिंग, इसके बाद भी पॉलिशिंग करना है। अब पॉलिश करने में क्या होता है, आप जूते पॉलिश करते हैं घर में, किए हैं कभी? आप तो खैर जूते दूसरे पहनते होंगे। पॉलिश करते हैं फॉर्मल शूज को, तो पहले उसको पॉलिश चिपका के थोड़ा सा फिर रख देते हैं धूप में, 10-15-20 मिनट बाद फिर सूखे कपड़े से रगड़ते हैं उसको, फिर उसमें आती है चमक। तो वैसे ही अभी आपने कर दिया, सब सेट है, लेकिन चमक नहीं आई, चमक आएगी पॉलिशिंग से। क्या करता है पॉलिशिंग में? पॉलिशिंग लिख लीजिए हेडिंग और लिखो 2-3 पॉइंट। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एडिटिंग। एक किताब बच्चे खून पीती है राइटर का, तब वो प्रिंट होती है। पॉलिशिंग इज द फाइनल स्टेज of the editing process
इट इज अ रिवीजन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट। सब कुछ तैयार है पर फिर भी आप रिवाइज करते हो लास्ट। इट इज अ रिवीजन ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट। In this stage, the writer reviews and revises sentences and paragraphs. The writer reviews and revises sentences and paragraphs. He pays attention to the use of words. He pays attention to the use of words and tries to replace complex or ambiguous, complex or ambiguous होते हैं दोहरे अर्थों वाले जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स और ambiguous words with simple and clear expressions. With simple and clear expressions. He makes sure that the language is comprehensible and unnecessary details are removed. The language is comprehensible and unnecessary details are removed. So that the final text becomes an interesting read to the reader. Final text becomes an interesting read to the reader. आई होप कि आपको राइटिंग प्रोसेस का आइडिया लग गया होगा। सबसे पहले क्या किया था हमने, चारों स्टेप देखो आप। एकेडमिक राइटिंग हमने शुरू किया था प्रोसेस ऑफ एकेडमिक राइटिंग से, देख लें एक बार, रिवाइज कर लो फटाफट जल्दी से। सारे स्टेप्स देखो जो पहले दिन लिखे थे। फर्स्ट स्टेप वाज प्री ड्राफ्टिंग। प्री ड्राफ्टिंग में क्या क्या किया था? प्लानिंग, रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग। देन केम ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या हुआ? हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। फिर क्या हुआ? रिवाइजिंग। रिवाइजिंग में क्या क्या किया? मेकिंग चेंजेस, करेक्टिंग एंड रीराइटिंग। इसको मैंने ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है हेडिंग, उसमें क्या लिखोगे आप, वही बातें आनी है, किताब में दे रखी हैं वो चीजें, नाम से पता चल रहा है। मिस्टेक्स हटाएंगे, करेक्शंस करेंगे, दोबारा लिखेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक वो ड्राफ्ट फाइनलाइज नहीं हो जाता कि ये हमारा अब मैटर सेट हो। फिर जब वो सेटिंग हो गई फिर हम एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग में फिर से गलतियां ढूंढेंगे, फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे, फिर से पॉलिश करेंगे। फाइनल तब होगा जाके, सारी गलतियां हटाएंगे। कोई भी एरर फ्री डॉक्यूमेंट होता है। एकेडमिक राइटिंग कैन नॉट अफोर्ड एरर्स, इट शुड बी एरर फ्री इन एवरी रिस्पेक्ट। क्योंकि मैंने बोला ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर अ राइटर। आप सरकार को रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये योजना बना देनी है, उसमें पता नहीं कितने हजार करोड़ खर्च करने हैं उस पर, कितने सालों तक। यू कांट अफोर्ड टू बी रॉन्ग। बिल्कुल एक्यूरेट, फैक्ट्स भी सही, डेटा भी सही, एनालिसिस भी सही, आपकी राइटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। हम किस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं? उस चीजों को जो दिमाग में थी, जो आपने रिसर्च किया, उसको कागज पे रिफ्लेक्ट करना है परफेक्ट। इसलिए इतने सारे स्टेप्स बने, ठीक है जी। और सॉफ्टवेयर का बड़ा भरोसा नहीं करते हैं, प्रिंट लेके हम उसको खुद प्रूफ रीड करते हैं। प्रोफेशनल लोगों से भी करा लेते हैं, खुद भी करते हैं। प्रोफेशनल से कराने का ये रहेगा कि आपको उस पर खर्चा होगा, क्योंकि वो फ्री में तो कोई करेगा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं अबाउट सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस, जस्ट एन आइडिया। प्रूफ रीडिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है,
मैंने पहले बोला आपसे कि इसमें कुछ हम सिंबल्स यूज करते हैं। वो सिंबल्स क्या है? ये सिंबल्स कौन बनाएगा? प्रूफ रीडर। कहां बनाएगा? उसके पास कॉपी आगे देखो, मैंने एक रफ निकाला हुआ प्रिंट। सपोज कर लेते हैं ये पन्ना मेरे पास आ गया, उसको लेगा, पेंसिल लेगा, फिर उसको जहां जहां गलती दिखेगी, जैसे उसको लग रहा है कि वर्ड अननेसेसरी है ना, कोई लाइन है और उसमें शब्द अननेसेसरी है, ये वाला निशान बना देगा उस शब्द के ऊपर। यहां बनाया लाइन लिखी हुई है, राम वॉचेज हिज टीवी ऑल द टाइम। हिज की जरूरत नहीं थी तो हिज के ऊपर बना दिया ये वाला सिंबल। किसने बनाया? प्रूफ रीडर ने। समझ रहे हैं? तो सिंबल बनाएगा, ये नहीं लिखेगा रिमूव करो क्या करो। सिंबल ऑटोमेटिकली मीन्स, मतलब जो एडिटर है उसको ये सिंबल आते हैं। फिर दोबारा एडिटर के पास गया ना, सिंबल आते हैं, उसको पता है इसका मतलब है ये वाली चीज हटा देना। नेक्स्ट सिंबल मिसिंग वर्ड, फिर एक गोला लगा देगा सिंपल। कहां पे? जहां पे वर्ड मिसिंग है उस जगह पे। कोई इज नहीं लगा, एम नहीं लगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, कोई प्रोनाउन नहीं लगा, कुछ भी हो सकता है मिसिंग सेंटेंस के अंदर, उसकी जगह पे सिंपल ऐसे गोला बना देगा, मिसिंग वर्ड। फिर सिंबल है जैसे कैपिटलाइजेशन नीडेड, जैसे उधर लिख दिया आपने ऐसे, राम इज माई इंडियन फ्रेंड। इंडियन का भी आई छोटा, तो इधर कैपिटल चाहिए, इधर कैपिटल चाहिए, बस ऐसे छोड़ देगा। समझे जी बात क्या बोल रहा हूं मैं? प्रूफ रीडिंग मीन्स अ सेट ऑफ सिंबल्स। किसका? मैंने बनाया तो है, यही सिंबल है। मतलब जब वो एडिटर पढ़ेगा, जिसने मिस्टेक टाइपिस्ट के बाद दोबारा गया ना कि करेक्ट करो भाई इसको, तो वो इनको फिर आर बड़ा करना है, आई बड़ा करना। किसकी मिस्टेक है? पंक्चुएशन की। अरे बनेगी बात है। ये सिंबल यहां से करने पड़ेंगे। फिर जैसे कई जगह पे कई बार होता है ना कि स्पेस ज्यादा हो जाता है टाइपिंग में, जैसे उसने जब टाइप किया तो डबल स्पेस कर दिया, तो स्पेस को कम करना है, ये सिंबल लगा होगा। स्पेस क्या करो? कम करो। दिस इज अ बॉय, ए बॉय के बीच में, ए और बॉय के बीच में स्पेस हो गया ज्यादा। टाइपिंग जैसे करते हैं तो स्पेस बार से स्पेस देते हैं ना, ज्यादा भी नहीं चाहिए, उसने बोलना कम करो, सिंबल लगाएगा। अगर स्पेस चाहिए, नहीं दिया है, हैश लगा देगा। कई बार क्या होता है कि शब्द आपस में एक्सचेंज हो गए, जैसे आई नॉट डू टीवी, आई नॉट डू वांट टीवी, और था आई डू नॉट वॉच, तो नॉट आया होगा, डू आया होगा, तो ऐसे करके कर देगा ट्रांसपोज एलिमेंट्स, मतलब आपस में इनकी जगह शिफ्ट करो, डू को इधर लाओ, नॉट को, वो सब गलतियां निकालता जाएगा फटाफट। सिंबल क्यों लगाए हैं? सो दैट द टास्क बिकम्स इजी एंड फास्ट। अगर वो हर एक में लिखने लगेगा तो हर अपने हिसाब से लिखेगा। प्रूफ रीडिंग को स्टैंडर्डाइज कर दिया ना कि आप प्रूफ रीडिंग करोगे आप भी यही सिंबल लगाओगे, आप करोगे आप भी यही लगाओगे। अरे समझे? ऐसे तो हर कोई अपने हिसाब से कमेंट दे रहा होगा कि जी यहां नहीं, फिर कैसे काट रहा है, कैसे काट रहा है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया, गलती निकालनी कैसे, ठीक हो जाएगी। फिर पैरेलल फॉर्म्स नहीं है, ऐसे बना देगा सेंटेंस के अंदर। फिर कॉमा लगाना है तो ऐसे करके लगा देगा कॉमा, उधर ये एरो लगाएगा कि आप इधर कॉमा डालिए, या अपॉस्ट्रोफे, या सिंगल कोटेशन मार्क देना है। फिर कुछ इंसर्ट करने के लिए, जैसे इसके बीच में इसको लग रहा है कुछ मिसिंग है यहां वर्ड, तो सिर्फ ये वाला बना देगा। फिर डबल कोटेशन मार्क्स लगवाने हैं, ऐसे ऐसे लिख देगा, इधर डबल कोटेशन मार्क्स लगाओ। ये उस टेक्स्ट में कहां कर रहा होगा वो? इधर पेज के ऊपर लिखे हुए चीज को यहां यहां निशान लगाता जाएगा, ताकि जब टाइपिस्ट के पास दोबारा जाए तो वो गलतियां ठीक हो जाएगी। समझ जाएंगे जी? तो ये सिंबल्स आपको आने चाहिए बच्चे। जैसे कई जगह पे कॉमा नहीं लगा होता, तो कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगा होगा, तो फुल स्टॉप लगवाना है, तो उसके लिए क्या करेगा? फुल स्टॉप लगा देगा उधर, लेकिन उसको ऐसे कर देगा ताकि दूर से दिख जाए कि ये गलती है, और फुल स्टॉप यहां इंसर्ट कर। अरे बन जाएगी बात। फिर कोई चीज डिलीट करनी है तो ऐसे निशान बना देता है उस जगह पे। फिर कोई पैराग्राफ, जैसे कईयों ने ना एक ही पैराग्राफ में 2-3 आइडिया दे दिए होते हैं, तो ऐसा निशान बना देगा कि यहां से पैराग्राफ नया शुरू कीजिए, उधर उस सेंटेंस के शुरू में ऐसा निशान बना देगा, सिर्फ इतना। इसका मतलब है बिगिन अ न्यू पैराग्राफ, कि जब टाइपिस्ट के पास जाए तो नया पैराग्राफ वहां
डालना है। और अगर नहीं डालना है पैराग्राफ, एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो इसके साथ ऐसे एन लगा देगा, यानी कि उस लाइन को पीछे वाले पैराग्राफ में ले जाइए वापस। ठीक है जी। कई जगह पे जैसे प्लूरल नहीं लगाया उसने, मैंगो नहीं लगना था, मैंगोज लगना था, तो उसके ऊपर पीएल लिख देगा, अंडरलाइन करके वर्ड को पीएल, मतलब इसका बनाओ प्लूरल। कहीं पंक्चुएशन की मिस्टेक है, पी लिख देगा। कहीं वर्ब टेंस नहीं सेटिंग हो रही, मतलब ये ग्रामर वाले हैं, तो वीटी लिख देगा। कहीं सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है, एसवी लिख देगा। हालांकि हमारा अगला टॉपिक यही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कहीं पे वर्ब और टेंस की प्रॉब्लम है, तो वीटी लिख देगा, या टीएस लिखता है। टेंस और इसकी प्रॉब्लम है तो टीएस लिखता है। स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, एसपी लिख देगा। फिर हमारे पास ट्रांजिशन की समस्या है। ट्रांजिशन मतलब कोई वर्ड मिसिंग है, जैसे मोर ओवर, देयरफॉर, सो वी कैन से दैट, ऐसी कुछ मिसिंग है तो टी लिख देगा। फिर सब्जेक्ट चाहिए कहीं पे तो एस लिख देगा। कहीं पे वर्ब की समस्या है तो वी लिख देगा। मतलब हिंट दे देगा राइटर के लिए कि आपको ये चीजें यहाँ पे करेक्ट करनी है। आरओ है, मतलब रन ओवर सेंटेंस है। कॉमा स्प्लाइस चाहिए, मतलब सेंटेंस को कॉमा डाल के तोड़िए। फिर फ्रैगमेंट है, अगर उसको लग रहा है कि ये वाक्य फ्रैगमेंट ही आया, पूरा नहीं सेंस बन रही, तो FRAG लिख देगा। तो ये आपको सारे मिल जाने हैं बुक में, यहां से एटलीस्ट आप 15-20 नोट कर ले। सिंबल वाले तो सारे, और आगे सब्जेक्ट वाले रीडिंग में यूज होते हैं ए सिंबल्स, और बी होते हैं हमारे पास एब्रिविएशंस, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती हैं अलग अलग गलतियां दर्शाने के लिए। बनेगी बात? ये करना है, क्वेश्चन तैयार कई बार आ जाता है।